हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना की। जी हाँ, पिछली क्लास तक बोर मॉडल और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर बात कर ली थी। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग बोर मॉडल से आगे एक और मॉडल होता है जिसको सोमरफील्ड मॉडल कहते हैं। ठीक है, किसका मॉडल? सोमरफील्ड मॉडल। पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? परमाणु संरचना। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। फोन को हॉरिजेंटल मोड पर रख दो और फिर पढ़ते रहो केवल। कमेंट पर कम ध्यान देंगे भाई अपन लोग। चलिए देखो, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। किसके द्वारा? सोमरफील्ड द्वारा परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल बाय सोमरफील्ड। किसके द्वारा? परमाणु मॉडल। ठीक है, बिल्कुल नरेश, ठीक। चलिए, तो देखो परमाणु मॉडल किसने दिया, मतलब इसके बारे में किसने बताया? सोमरफील्ड ने। इसको कहा जाता है बोर के परमाणु मॉडल का दीर्घ स्वरूप। ठीक है, क्या? बोर के परमाणु मॉडल का दीर्घ स्वरूप कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है? बोर के परमाणु मॉडल का दीर्घ स्वरूप। ठीक, यह है बोर के परमाणु मॉडल का कैसा स्वरूप है? दीर्घ स्वरूप है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। बोर के परमाणु मॉडल का क्या है? ये दीर्घ स्वरूप है। ठीक है जी। देखो, बोर ने क्या बताया था, अच्छे से याद करो। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। ठीक है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में। जबकि जो सोमरफील्ड है उसने ये कहा कि जो परमाणु हैं वो वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार पथों पर भी चक्कर लगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार पथों के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार पथों पर भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है जी हाँ, सोमरफील्ड द्वारा इस मॉडल के निम्न अभिग्रहित, मतलब पॉइंट्स, पोस्टुलेट्स दिए गए। कौन कौन से अभिग्रहित दिए गए? पहला, क्या कहा मैंने अभी? मैंने अभी ये कहा, मैंने अभी आप लोगों से ये कहा, हाँ ओके भाई, चिंता मत करो भाई। बोला ना जीओसी की क्लास भी चलेगी। जीओसी मतलब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी चलेगी ना भाई। ठीक है, चलो परेशान मत हो भाई। ठीक है, हाँ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों के साथ साथ वृत्ताकार पथ, सर्कुलर पथ। वृत्ताकार पथ किसने बताया? बोर के अनुसार, बोर मॉडल के साथ साथ
दीर्घवृत्ताकार पथों पर भी दीर्घवृत्ताकार पथों पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या कह रहे हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों के पथ के साथ साथ किस पर, दीर्घवृत्ताकार पथों पर भी चक्कर लगाते हैं। तो वृत्ताकार पथ तो सखा किसने बताए थे, बोर भाई ने। और सोमरफेल्ड किन पथों के बारे में कह रहा है, दीर्घवृत्ताकार पथों के बारे में कह रहा है। ठीक है, इसने कहा कि सेकंड और थर्ड जो कोश होंगे, ठीक है, अरविंद मैं बता रहा हूं क्योंकि कोई कमेंट कर रहा है भाई, है ना, उसकी वजह से बताना पड़ रहा है मेरे को। चलो, दूसरे और तीसरे कोश के लिए इसी में है ना, द्वितीय तथा तृतीय कोश के लिए बोर के, ठीक है, वृत्ताकार पथों के अतिरिक्त एक या दो दीर्घवृत्ताकार कक्षा भी होती है। एक या दो क्या होती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा जो है वो भी होती है। ठीक है, चलो अब दो चीज समझेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। देखो, कक्षाओं की संख्या को तो हम लोग, हाँ जी, ठीक है, देखो हम लोग यहाँ फोकस करेंगे इस बात पर कि कक्षाओं की संख्या को तो हम लोग n से रिप्रेजेंट कर देंगे। n क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। क्वांटम संख्या हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको, मगर उसको तो n से रिप्रेजेंट कर देंगे। मगर जब यहाँ पर दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं आ जाएंगी तो हम लोगों को और भी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक होती है त्रिज्य क्वांटम संख्या, और एक हमारे पास क्या होती है, कोणीय या फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, कक्षा की संख्या को, वृत्ताकार कक्षा की संख्या को, कौन सी, सर्कुलर वृत्ताकार कक्षा की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, जो क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हैं इसको, ठीक है, संख्या है। किंतु दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं को दर्शाने के लिए, कक्षाओं को दर्शाने के लिए दो क्वांटम संख्याएं और चाहिए। कितनी, दो क्वांटम संख्याएं। आवश्यक है। कितनी, दो। इसीलिए हम लोग कहते हैं n बराबर
एन आर प्लस एन फाई। अब क्वेश्चन बनता है एन आर क्या है। देखो एन तो है मुख्य क्वांटम संख्या, क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, एन फाई क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसको कोणीय या द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है उसका नाम भी दिया जाता है इसको। अब हमारे पास प्रश्न ये आता है कि इन कक्षाओं को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, जी हाँ, ठीक, चलो ओके। चलिए, तो देखो इन संख्याओं को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इन संख्याओं को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझो पहले आप। अगर हमारे पास कौन सी, जी हाँ, दीर्घवृत्ताकार पथ हो, इस दीर्घवृत्ताकार पथ के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ये इसका दीर्घ अक्ष हो जाएगा। ठीक है, यहां कहीं इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम लोग, कहां, यहां कहीं इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए। यहां कहीं क्या मान लिया जाए, इलेक्ट्रॉन। तो सखा यहां से समझो कि ये दूरी जो है ना भाई, ये तो आर पथ हो गया और यहाँ जो कोण है वो क्या हो गया, थीटा। इसके लिए अगर हम लोग n को रिप्रेजेंट करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, एन आर प्लस एन फाई, सॉरी थीटा नहीं, ये एंगल जो है वो क्या हो गया, फाई हो गया है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रही बात इनकी कक्षाओं को रिप्रेजेंट करने की, तो कक्षाओं को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये एक कक्षा हो गई भाई, ये दूसरी कक्षा हो गई जो दीर्घवृत्ताकार है। अब समझो वृत्ताकार पथों के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार पथों पर भी चक्कर लगाए जा रहे हैं। वृत्ताकार पथों के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार पथों पर भी चक्कर लगाए जा रहे हैं, जो एक या दो होंगे। अगर दो भी हो तो भी कोई समस्या नहीं है, दो हो तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहां हम लोग इसका एंगल मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन फाई बराबर 1, ये हो जाएगा एन फाई बराबर 2 और ये हो जाएगा एन फाई बराबर 3। इस तरीके से हमारे पास वृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार पथ जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पर हमने यही लिखा है। ठीक है, जी हाँ, चलो वापस से रिपीट कर देता हूं, मैं जितना भी अभी तक आप लोगों को बताया है या पढ़ाया है, जो भी हमने अब तक देखा है वो बताता हूं। देखो बोर के परमाणु मॉडल का एक्सटेंडेड रूप है कौन सा मॉडल, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल मेरे सखा। किसका, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। वहीं हम लोग बात करें सोमरफेल्ड के द्वारा इस मॉडल में क्या पोस्टुलेट दिए गए, क्या बिंदु दिए गए वो समझो। परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर तो घूमता है जो बोर ने बताया, साथ में किन पर भी घूमता है, दीर्घवृत्ताकार पथों पर भी घूमता है। दीर्घवृत्ताकार पथों पर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये भी बताया। इसके बाद क्या कहा, इसके बाद ये कहा कि दूसरे और तीसरे कोश के लिए बोर के वृत्ताकार पथों के अलावा एक या दो वृत्ताकार अभिग्रहित कक्षा भी होती है। कैसी, दीर्घवृत्ताकार कक्षा भी होती है। ठीक है, जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा हमने यहाँ बना दी। अब वृत्ताकार पथों को तो n से रिप्रेजेंट कर देंगे जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मगर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं को दर्शाने के लिए कितनी, दो और क्वांटम संख्याएं चाहिए होती हैं। कितनी क्वांटम संख्याएं चाहिए, दो। और वो कौन कौन सी हैं, एक तो हमारे पास हो गई है तृतीय क्वांटम संख्या। कौन सी, तृतीय क्वांटम संख्या। एन आर होती है तृतीय क्वांटम संख्या और एन फाई होती है कोणीय या द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये हमारे पास आ गए हैं। फिर आगे के लिए हम लोग इसके अंदर बात करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर होता ये है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, जी हाँ, किस में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा।
चलिए इसमें भी बात कर देते हैं। देखो बिल्कुल सेकंड पॉइंट बताता हूं मैं आपको। क्या कहा? दीर्घ वृत्ताकार पथों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? संवेग में भी परिवर्तन होगा। ठीक है ना? जी हाँ। क्या? जिससे इनके संवेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? संवेग में भी परिवर्तन होता है। यहां से मोमेंटम भी चेंज हो गया। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण इलेक्ट्रॉन की कक्षा परिवर्तित हो जाती है। ऑर्बिट जो होती है परिवर्तित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है, इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है, ऑर्बिट जो होगी वो चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट जो है वो चेंज हो गई है, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है वो चेंज हो गई है, यहाँ पर ऑर्बिट चेंज होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में संक्रमण होगा। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से इस तरीके से मूव करता रहेगा। ठीक है। जी हाँ। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा जो है वो भी चेंज हो जाएगी। हाँ चलिए ठीक है। बिल्कुल इसके कारण इलेक्ट्रॉन की कक्षा परिवर्तित हो जाएगी, जिसे ऊर्जा स्तरों में हरिओम इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहते हैं। ऊर्जा स्तरों में क्या कहेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहेंगे। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स के नाम से इसको जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स, इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की, और हमारे पास डिस्कशन के लिए जो बिंदु है, तो यहां से बामर के अनुसार, किसके अनुसार? बामर के अनुसार, बामर के अनुसार, बामर एक वैज्ञानिक है। ठीक। इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कैसे होगा? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? ठीक है। बामर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कैसे होगा, वो समझो। देखो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा। इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से भी दूसरी में जाएगा। इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा से भी दूसरी कक्षा में जाएगा। ठीक है। छठी से भी कहा जाएगा? दूसरी में जाएगा। सातवीं से भी कहा जाएगा? दूसरी में। इस तरीके से ट्रांजिशन होता है। ठीक है। अब आप कहोगे सर पहली में क्यों नहीं जा रहा है? तो पहली सेल जो होती है वो निकटतम होती है, जिसके पास वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है ना? जी हाँ। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, 3 में, 3 से 2, 4 से 2, इस तरीके से जाएगा। आगे की बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि सोमरफेल्ड के मॉडल में कमी क्या है। ये 2 बिंदु सोमरफेल्ड ने बताए थे। सोमरफेल्ड के मॉडल में कमियां,
देखो भाई, इसके मॉडल में एक बड़ी कमी क्या थी वो समझो। इसके मॉडल में एक बड़ी कमी ये थी कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज पर लागू नहीं होता। यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज पर लागू होता है। ठीक है, एक चीज है ना जी। चलिए, बिल्कुल सुनील, इस पर भी बात करेंगे, अभी 1 मिनट रुक जाओ। दूसरी बात, इस मॉडल के द्वारा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, हाँ जी, चलो देखो, यहां पर देखो हम लोगों ने एन फाई लिया है, ये फाई, यहां से द्विगंसी क्वांटम संख्या प्राप्त हो रही है। तो द्विगंसी क्वांटम संख्या के मान, किसके मान? द्विगंसी क्वांटम संख्या के मान कॉमा कक्षाओं के आकार तरंग यांत्रिकी के अनुसार, मतलब जैसे प्राप्त होने चाहिए ना वैसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अनुरूप प्राप्त नहीं होते हैं। ये दो कमी है इसमें। ठीक है, जैसे प्राप्त होने चाहिए वैसे प्राप्त नहीं हो रहे। अब देखो, सुनील ने कमेंट किया है भाई, समझना इसको। ठीक है, सुनील ने कमेंट किया है, सर इलेक्ट्रॉन का ESU जो होता है वो क्या होता है? वो बताया इसने 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, कितना? 4.8 इंटू 10⁻⁻10। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन का ESU नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आपने तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम बताया था। तो भाई अंतर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कहां से समझ में आएगा लाडलो? ये कूलाम है और ये ESU है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट CGS पद्धति में यही होता है, किंतु ये हमारे काम नहीं आता, इसलिए हमने ये लिखवाया नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये काम ही नहीं आता है। काम क्या आता है? SI पद्धति काम आती है। ठीक है, चलो यहां तक हम चारों मॉडल जो हैं वो पढ़ चुके हैं। अब तक चारों के चारों मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो एक बार इस मॉडल के नोट्स बना लो, जितना हमने लिखा है उतना, फिर हम उसके आगे की बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। सब पढ़ाऊंगा भाई, चिंता मत करो।
इतना समझ लो, ईएसयू जो है वो भी आवेश का एक मात्रक है, बस इतना सा बात है। जैसे अगर आपको किसी वस्तु को तोलने के लिए कहा जाए, है ना, तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई, जैसे मैं आपको बताता हूं, जब आप लोग सोना खरीदने के लिए जाते हो, सिंपल बात समझना, जब आप गोल्ड खरीदने के लिए जाते हो तो ज्वेलर आपसे क्या कहता है, 1 तोला है, 2 तोला है, ठीक है ना। जब गेहूं खरीदने के लिए जाते हैं तो हमसे क्या कहा जाता है, मण, है ना, या 2 मण, यही तो वर्ड लिए जाते हैं। मगर वास्तविकता हम लोग देखें तो भाई 1 तोला का मतलब कितना है, 10 ग्राम, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। 1 मण का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 40 किलो। 2 मण मतलब 80 किलो, यही तो होता है, ठीक है। हाँ, यही तो होता है ना सखा। अब यही चीज है, ऐसे ही आवेश का एक और मात्रक जो होता है, आवेश के 2 मात्रक हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, एक कूलाम होता है, बस इतनी सी बात है। हाँ, ठीक है, बस। पेपर में केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, गजब बात करते हो। 30:40 का रेशो है, इतना समझ के चलो, 30 मान के चलो। हाँ, सॉइल केमिस्ट्री वगैरह भी तो है ना भाई। फिर चलो, नोट हो गया होगा ये तो, आगे बढ़ो। सुनील क्या करें, उसका क्लास चल तो रही होगी, उससे ज्यादा क्या ही करेंगे। चलो, बिल्कुल बिल्कुल ज्योति यादव, चलिए, हो गया ये नोट। नोट हो गया तो आगे बढ़ जाए। नोट हो गया तो आगे बढ़ जाए। लो फिर, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है, या विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है, उसकी प्रकृति, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं, करिए नोट।
देखो क्लास में लिखने का बेनिफिट ये है कि बाद में नोट्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। अलग से पीडीएफ से लिखोगे आप समझते हो कि उससे रिवीजन हो जाएगा, नहीं, उससे रिवीजन नहीं हो रहा है। चलो लिख लिया, चलिए, ये तो ऐसे समझाने के लिए है। चले करें डिस्कस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग आपसे बात करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति। विकिरण की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हम लोग बात करें, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में हम लोग बात करें तो क्या होती हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणें, क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सुनो, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जेम्स मैक्सवेल। जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया, आवेशित पिंडों को गति कराई, ठीक है, त्वरित किया, एक्सेलरेट किया। आवेशित पिंड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वाले जो भी कण थे उनको कहा कि जाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, उनको ये बोल दिया। ठीक है, अब जैसे ही उस सिमरन ने गति करने की कोशिश की तो एकांतर क्रम में जब उनने गति की तो तरंग के रूप में गति हुई। एक तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड और एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र और एक तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ। और ये तरंगे जो हैं वो ये विकिरणें तरंग के रूप में गति करती हैं। जहां से ये स्पष्ट हुआ कि जब ये तरंगे दोलायमान होती हैं, गति करती हैं, संचरित होती हैं तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, ना कि विद्युत क्षेत्र, ना कि चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। किसके द्वारा पता चला ये? जेम्स मैक्सवेल। कब किया ये एक्सपेरिमेंट? 1870 में। बाद में मत पूछना सर ये 1870 क्या है, ठीक है। जेम्स मैक्सवेल ने आवेशित पिंडों को त्वरित करके, त्वरित मतलब एक्सेलरेट, ठीक है। आवेशित पिंड मतलब हो जाएंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज्ड बॉडीज और पार्टिकल्स। इससे इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। को त्वरित करके एक्सेलरेट करके, ठीक है, मतलब इनको मोशन दे दिया, है ना। क्या कर दिया? मोशन दे दिया, त्वरित करके हाँ जी, ठीक है, सूत्र कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पुराना लिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। चलिए पुराना सूत्र लिख रहे हो, मैं सोचा पता नहीं किस चीज का सूत्र लिख दिया है, ठीक है। चलो देखो, इनको एक्सेलरेट किया, त्वरित किया, त्वरित करके इनके मध्य
होने वाली अन्योन्य क्रिया। कौन सी क्रिया? अन्योन्य क्रिया। क्रिया अन्योन्य क्रिया क्या होती है? म्यूचुअल इंटरेक्शन। का अध्ययन किया। अब अन्योन्य क्रिया क्या होती है? एक दूसरे की क्रिया, एक दूसरे के साथ क्रिया। अध्ययन किया तथा बताया कि। अब बताओ यहां क्या बताया इन्होंने? यहां पर जो बताया उसको हम लोग अगर समझेंगे तो इन्होंने बताया कि भाई साहब, आवेशित कणों को त्वरित गति कराने पर एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है जी हाँ, बताया कि आवेशित कणों को त्वरित गति कराने पर कि एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तथा चुंबकीय क्षेत्र, एकांतर का मतलब अल्टरनेट पोजीशंस पर, ठीक है ना, उत्पन्न होते हैं। क्या हो रहे हैं? हाँ जी, त्वरित गति मतलब अचानक से तेज गति करा दो, वेग जो है उसमें परिवर्तन कर दो, वो होती है त्वरित गति। ठीक है, ठीक। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत तरंगों और चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जो कि विद्युत तरंगों तथा चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। किस रूप में? चुंबकीय तरंगों और विद्युत तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। इन्हें ही क्या कह रहे हैं हम लोग? विद्युत चुंबकीय विकिरण। विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है जी हाँ। अब देखो, त्वरित गति का मतलब समझो। त्वरित गति का मतलब ये है कि ये आवेशित पिंड है, ठीक है, ये आराम से गति कर रहा है, हम इस पर बाहर से फोर्स लगा दें तो इसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी गति बढ़ जाएगी, इसकी गति में वृद्धि होना ही त्वरित गति है। त्वरण दे देते हैं अचानक से, ठीक है, हाँ, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है, तो वो दे दिया जाता है इसको अचानक से। ठीक, अब यहां हम लोग आपको बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे हो रहे हैं। ये अभी मत बनाना आप लोग, क्योंकि मैं तो इनमें चेंज कर सकता हूं, आप चेंज नहीं कर पाओगे।
देखो ये है अपने पास, ठीक है। यहाँ क्या है, एक क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र और एक क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र। और साफ दिख रहा है एकांतर क्रम में है, एक तरफ एकांतर क्रम मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर, एक छोड़कर एक। देखो इसको चुंबकीय क्षेत्र का घटक मान लेते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र, और ये ब्लू वाला जो है ये विद्युत क्षेत्र का घटक हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। जब आप इसको एकदम सिंपल वे में देखोगे, अब आप इसको समझो, मैं दूसरे तरीके से बना देता हूं इसको, है ना। ये हमारे पास ये सब है तो 90 डिग्री के एंगल पर ही, आपको पता ही है, ठीक है। क्या आपको पता ही है 90 डिग्री के एंगल पर ही है। और अगर हमारे पास इनकी पोजीशनिंग कुछ इस तरीके की है, इनकी पोजीशनिंग कुछ इस तरीके की है, तो आप इस बात को समझो ना, एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं हो गई ये हमारे पास एक क्षेत्र हो गया, ये इसके 90 डिग्री, ये दूसरा क्षेत्र हो गया, ये इसके 90 डिग्री। तो चुंबकीय क्षेत्र और जो विद्युत क्षेत्र है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहली चीज है इसमें, है ना, एकदम सिंपल बात तो है ही, साथ में ये सबसे पहली चीज है, बिल्कुल। हाँ जी, चलो तो यहां हम लोग इस बात को बता देते हैं, बिल्कुल। विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही है क्या? बिल्कुल, विकिरण और तरंग एक ही है भाई, ठीक है। यहां से स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में देखो क्या क्या स्पष्ट है। पहली चीज, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। परपेंडिकुलर, ठीक है, परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे तो सिंपल मतलब क्या होगा, सिंपल मतलब ये होगा, दोनों तरंगे संचरण की दिशा भी लंबवत होगी, ठीक है, बिल्कुल भाई। ये लंबवत है तो इन तरंगों की संचरण की दिशा भी लंबवत होगी ना। अतः इन तरंगों की संचरण की दिशा भी लंबवत होती है, दिशा भी लंबवत होती है।
दूसरी बात सुनो, दूसरी बात अपने पास ये है कि भाई ये जो तरंगे हैं ना, इनको संचरण के लिए माध्यम नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बिना माध्यम भी क्या कर सकती है? गति कर सकती है। इन तरंगों को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? माध्यम की आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ मीडियम नहीं है। ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं। निर्वात मतलब वैक्यूम। ठीक है, क्या कर सकती हैं? गति कर सकती हैं। किसमें गति कर सकती है? निर्वात में भी गति कर सकती है। जैसे जल तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कैसी तरंगे होती हैं? वो यांत्रिक तरंगे होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना। ये निर्वात में भी क्या करेंगी? गति करेंगी। वैक्यूम में भी इनके पास क्या अवेलेबल होगा? मोशन अवेलेबल होगा। किसमें? वैक्यूम में भी, है ना? बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं। बिल्कुल, प्रकाश के वेग के समान गति करती हैं, बिल्कुल, है ना? अभी तो बताया था दिशा लंबवत कैसे है, यही तो बताया था कि दिशा लंबवत कैसे है। देखो, ये तरंग अगर गति कर रही है इस तरीके से, तो भाई ये संचरण की दिशा और ये इसके लंबवत, ये संचरण की दिशा और ये इसके लंबवत, तो दोनों यहां पर लंबवत ही तो हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे की बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में बताता हूं। तीसरी बात, देखो यहाँ क्या अलग अलग तरंगे हैं जिनके अलग अलग गुणधर्म हैं। ठीक है, क्या कहा? यहाँ अलग अलग तरंगे हैं जिनके अलग अलग गुणधर्म हैं। चलो, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगे होती हैं। प्रकार की तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति जो है, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य जो है भिन्न भिन्न होती है। होती है। ठीक, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगे जो हैं वो आपस में मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। ये सभी भिन्न तरंगे मिलकर एक ही स्पेक्ट्रम बनाती हैं। ठीक है, अब वो स्पेक्ट्रम क्या होगा? जी हाँ, हाँ, चलो, अब वो स्पेक्ट्रम क्या होगा? वो स्पेक्ट्रम होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं
ये किस किस से मिलकर बनी हुई होती हैं ये समझेंगे। ये रेडियो तरंगों से मिलकर बनी होती है। किन से? रेडियो तरंगों से। ठीक है, जी हाँ। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो किस किस से मिलकर बनी होती हैं? रेडियो तरंगों से मिलकर बनी होती हैं। रेडियो तरंगे, तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगों के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सूक्ष्म तरंगे। माइक्रोवेव्स आप लोगों ने सुना होगा, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे। ठीक है, माइक्रोवेव। नेक्स्ट हम लोग इनके बारे में बात करते हैं माइक्रोवेव से आगे। तो अगला इनके बारे में जो बिंदु है वो है अपने पास अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड नहीं, अगली है दृश्य तरंगे, जिनके कारण हमको चीजें दिखाई देती हैं। कौन सी तरंगे? दृश्य तरंगे। ठीक है, उससे आगे हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट है अपने पास अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स। और इनमें एक तरंगे और आती हैं लास्ट, जिनके कारण इनका स्पेक्ट्रम बनता है पराबैंगनी विकिरणें, यूवी रेज। ये सब मिलकर एक ही स्पेक्ट्रम बनाती है और वो स्पेक्ट्रम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम होता है। किसका स्पेक्ट्रम होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा हाँ जी, यहाँ दृश्य तरंगे या दृश्य जो स्पेक्ट्रम है ना, वो एकमात्र ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसको हमारी आंखें देख पाती हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम एकमात्र स्पेक्ट्रम है जिसे हमारी आंखें देख पाती हैं। जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, जी हाँ, जिनको हम लोग देख सकते हैं। हालांकि तरंगों के विशिष्ट गुण और भी होते हैं। ठीक है, जो तरंगों की मुख्य पहचान के अभिवाहक हैं। ठीक है, सभी तरंगों के विशिष्ट गुण, तरंगों के प्रमुख अभिलक्षण जो मेन पॉइंट बनाते हैं निम्न है। किसी भी तरंग के कितने अभिलक्षण होते हैं? 5 अभिलक्षण होते हैं। किसी भी तरंग के कितने अभिलक्षण होते हैं? 5। अब 5 कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें तो तरंग का अभिलक्षण होता है तरंग दैर्ध्य, जिसको कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें, दूसरा इसका गुणधर्म क्या होता है? दूसरा होता है आयाम, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करें, तीसरा जो इसका गुणधर्म होता है, थर्ड जो इसका पॉइंट है, तीसरे नंबर पर आता है तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव। नेक्स्ट अगला हमारे पास होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और लास्ट हम लोग बात करें इसमें, ये होता है हमारे पास तरंग संख्या, वेव नंबर। वेव नंबर इन सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे।
और वो डिस्कशंस हमारे होंगे अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।